यह कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हाँ, और आज देखो कि आजकल गर्मी बढ़ जा है, से लेमन हमरे रोरे मन ले बेस जानकारी लेके आए ही का दीदी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे खबरें खेती की। हाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी मिशन द्वारा राज्य में चलाई जा रही है संरक्षित खेती योजना। खुरहा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार से पशुओं को बचाने के लिए लगवाएं टीका। खेतों में मेड़ निर्माण आसानी से करता है बॉन्ड फार्मर। किसान भाइयों, आजकल संरक्षित खेती द्वारा कई प्रकार की फसलें समय से पहले या विपरीत मौसम में उपजाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा रहा है। संरक्षित खेती के तहत ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस, फूल और सब्जी लगाने के लिए, पौधरोपण सामग्री इत्यादि के लिए बागवानी मिशन 50% तक अनुदान देती है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है संरक्षित खेती योजना। इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खेती में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस एवं फूल और सब्जियों के लिए पौधरोपण सामग्री के लिए लागत का अधिकतम 50% राशि अनुदान दिया जाता है। गायों या गौ प्रजाति के पशुओं में प्रमुख रूप से खुरहा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार रोग लगते हैं। ये रोग पशुओं में ना लगे, इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। आइए पशु विशेषज्ञ से जानते हैं इन पशुओं में टीकाकरण कैसे करें और उनमें क्या सावधानी बरतें। गो प्रजाति के पशुओं में खुरा, चपका, गलाघोटू और लंगड़ी के रोग से बचाव के लिए इसका टीकाकरण करवाएं। और मुख्य रूप से इन तीनों रोगों का टीकाकरण जो एक सम्मिलित टीका आता है वो ट्रायोवैक के नाम से आता है, उसे आप किसान भाई करवा सकते हैं। अन्यथा अगर गाय गर्भवती है तो उसे क्लोवैक्स नाम का जो टीका होता है वो गर्भवती गाय को 2 ml, इसे जो गायें गर्भवती नहीं उसे भी दिया जा सकता है, लेकिन गर्भवती गाय के लिए टीकाकरण सुरक्षित है। खुरा चपका का क्लोवैक्स 2 ml गर्दन वाले भाग में चमड़े के नीचे। यदि सिंचाई सुविधा हो तो वर्तमान समय में यानी मार्च से लेकर मई तक किसान ओल की फसल लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। सिंचित अवस्था में ओल की फसल से अच्छी उपज पाने के लिए किसान गजेंद्र, श्री पद्मा और संतरा गाछी नामक प्रभेद लगा सकते हैं। गजेंद्र, श्री पद्मा और संतरा गाछी ओल के उन्नत प्रभेद हैं। बलुई दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो मार्च से मई तक इसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई से पूर्व कंदों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर 50 से 100 कंदों की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल ओल प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को आमतौर पर सफेद मक्खी या हरी मक्खी नुकसान पहुंचाती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन कीटों से बचने का सबसे सरल उपाय है बीजोपचार। भिंडी के बीजों को किस दवा द्वारा कैसे उपचारित करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। भिंडी की खेती करने में कीटों से रोकथाम के लिए आप बीजोपचार गाउचो नाम की दवा से 1 किलो बीज पे के 9 मिलीलीटर दवा मिला करके आप बीजोपचार यदि करते हैं तो इसमें लगने वाले सफ़ेद मक्खी, हरी मक्खी या अन्य कीट से आपको निजात मिलती है। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान बॉन्ड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण को बॉन्ड फार्मर कहते हैं। खेतों में आसानी से मेड़ बनाने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जाते हैं। बॉन्ड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। खेती बाड़ी, गाय पालन और ये खाद मैं तैयार करता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। ये खाद उत्पादन करने से मतलब अच्छा आमदनी भी हो जाती है, प्लस खेती में खर्चा कम में बढ़िया उत्पादन हो जाता है।
मतलब इसको खेत में डालने से घास फूस भी कम आता है और इससे पानी उनी कम लगता है, खेत में कीट उट भी कम लगता है, जिससे कीटनाशक भी कम लगता है। तो मतलब कम पूंजी में बढ़िया आमदनी हो जाती है इसमें। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 800 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो खबरी खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और जाना मौसम का हाल और जान ली कृषि उपकरण, कृषि तकनीक के बारे में। आगे और जानकारी है, लेकिन एखन हमरे लेवा थी एक विराम और मन देखो इस संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन ऐसा बच्चा भक्ता? दादा, हमारे फसल को पाला मार दिया दादा। सब फसल बर्बाद हो गया, कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? रो कह रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप कह रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया, पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा। अब महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी, हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी, मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ ले देखो कन्हैया लग
हाँ। जोहार दीदी, जोहार। जोहार जर बैठ। कहाँ थे आप? अरे इतना मुंह कान ढक के काले आवत रे? अरे किसान दा गर्मी नहीं देख रहे कितना है? हाँ ठीक है बोले। वो तो है। जब मान लो दीदी हाँ। गर्मी में इकर ही हाल है, तिकर गाय गोरु मन के का हाल होतो? अरे मत पूछिए किसान दा, बहुत बुरा हाल है ओकरो मन के। तो चलिए आपको हम इसी के लिए मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन से, जो हमें बताएंगे कि गर्मी के मौसम में गायों की उचित देखभाल और प्रबंधन के बारे में, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान खेती बाड़ी के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन भी करते हैं, जिनमें प्रमुख दुधारू पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैज्ञानिक तकनीक से दुधारू पशुओं की देखभाल से हम अपने पशुओं से बहुत सारा दूध उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दुधारू पशुओं में देसी और संकर नस्ल की गायों का पालन ज्यादा होता है। गर्मी में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, जिससे गायों के शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान नियंत्रण के लिए पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। आमतौर पर 15 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। इसके अलावा 5 लीटर पानी प्रति 1 केजी दूध पर पशुओं को देने से पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है। गर्मी के मौसम में गायों के लिए आवास व्यवस्था भी वातावरण के अनुसार करना चाहिए। आवास का शेड 8 से 10 फीट ऊंचा रखना चाहिए तथा यह स्थान न ही ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए। आवास के फर्श को चिकना नहीं खड़ंजानुमा बनाना चाहिए, जिससे दुधारू पशुओं को खड़ा रहने में सुविधा हो सके, और समय समय पर फर्श को साफ करते रहना चाहिए। जैसे ही गर्मी बढ़ रही है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, किसान भाई अगर देखें कि हमें खुद भी जो है सो अधिक पानी प्यास लगती है। भोजन जो है सो बहुत सुपाच्य भोजन जो हम लोग पहले जाड़े के दिनों में खाया करते थे, वो भोजन में थोड़ी मात्रा में कमी हो जाती है। तो ये सब चीज़ जो है ना शरीर की जो आंतरिक जो प्रक्रिया है या शरीर की जो क्रिया है, उन क्रियाओं पर भी जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ता है, गायों और विभिन्न पशुओं में भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जाड़े के दिनों में गायें जो है सो पानी कम पिया करती थी, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आता है तो पानी स्वच्छ और समय समय पर उसको पानी दिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर दुधारू गाय है तो उसे प्रति 5 लीटर पानी जो है सो 1 केजी दूध उत्पादन पे दिया जाना चाहिए, और इसके अतिरिक्त उसे कम से कम 15 से 20 लीटर पानी अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। आवास के बाद दुधारू पशुओं में आहार व्यवस्था किस प्रकार की जाए, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। हरा चारा, पुआल की कुट्टी के अलावा विटामिन और मिनरल मिक्सचर देना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें दाना मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। दाना मिश्रण का संतुलित मात्रा में प्रयोग और दैनिक आहार में उपयोग से हम हमारे दुधारू पशुओं को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इस समय में जैसे जब गर्मी प्रारंभ होता है तो दूध उत्पादन कम होता है, तो इस दूध उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए जैसे हमारे किसान भाई जानते हैं कि उन्हें जो उचित दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए, और दाना मिश्रण के अतिरिक्त जो है सो हरा एवं सूखा चारा, तो हरे चारे में जो भी जैसे आपका बरसीम हो गया, नेपियर हो गया, पारा ग्रास हो गया, दीनानाथ घास हो गया, ये सब घास जो है सो जो भी उपलब्ध हो। अब मुख्य रूप से अभी जैसे बरसीम दिया जा सकता है, तो बरसीम का भी जो हिसाब से दे, साथ ही साथ उसे जो है ना जो सूखा चारा में पुआल दे। पुआल को अगर वो कुट्टी के रूप में काट के देते हैं तो वो गाय उसे अधिक चाव से और मात्रा में खाती है। और हरी घास तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में कम होता है, इस वजह से हमारे किसान भाई को चाहिए कि वो अजोला की खेती करे। अजोला जो है सो एक प्रकार से हरे घास का एक जिसको बोला जाए कि उसके बदलाव के रूप में दिया जा सकता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और इसके अतिरिक्त हमारे किसान भाई जो दाना मिश्रण होता है गायों के लिए वो अवश्य दे। और दाना मिश्रण में उसके मुख्य 3 अवयव होते हैं। जैसे एक पहला अवयव हो गया कि मकई का या किसी भी अनाज का दर्रा, जिसमें मकई, जौ, जई, बाजरा हो गया। दूसरा उसमें मुख्य अवयव है जो सह उत्पाद में चोकर, या मुख्य रूप से लोग चोकर ही उपयोग में लाते हैं, या चावल का कुंडा उपयोग में लाते हैं। और तीसरा उसका मुख्य अवयव है खल्ली। तो खल्ली के रूप में चिनिया बादाम, सरसों, तीसी, जो भी खल्ली उपलब्ध हो उसे दिया जाना चाहिए। और इस तीनों की मात्रा जो है सो समानुपात होना चाहिए। जानकारी के अभाव में कभी कभी दुधारू पशुओं में बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें गला घोटू, बीटू और खुरहा चपका रोग प्रमुख है। अतः इन रोगों से बचने के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक से इलाज कराना तथा समय पर टीका दिलाना हमारे पशुओं को इन रोगों से बचा सकता है। इन्हीं सब वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर हम अपने दुधारू पशुओं की संपूर्ण रूप से देखभाल कर दूध उत्पादन में बढ़ोतरी कर बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। अभी जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है तो हमारे किसान भाई जो गाय पालन करते हो या
भैंस या बैल पाल रहे होंगे उन्हें ध्यान पे रखना चाहिए कि इसी समय जो है सो खुरा चपका, गला घोटू और लंगड़ी बीमारी का प्रकोप होता है। तो जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़े तुरंत जो है सो खुरा चपका का वो टीकाकरण करवा दें। अगर गाय गर्भवती है तो खुरा चपका का एक गर्भवती गायों के लिए जो टीका है वो क्लोवैक्स के नाम से आता है। इसकी मात्रा एक वयस्क गाय के लिए 2 ml है, चमड़े के नीचे दिया जाना चाहिए। और अगर बाछा हो तो इसकी मात्रा है 1 ml। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के रोग से भी बचा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ खुरा चपका के टीका के गला घोटू और लंगड़ी का भी टीका दिया जाना चाहिए। और ये इसका भी टीकाकरण इसी समय मार्च अप्रैल में किया जाना चाहिए। हाँ कार्य गरु कहे का मतलब है कन्हाई बुझले मुँह समार के किसंदा, हम बूझ भी गए और हम समझ भी गए। अच्छा। तो फिर हम इसी बात पे एक और विराम लेते हैं। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। धनो? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। संदेश के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ तो कन्हैया भैया, आपकी तो समस्या हल हो गई। हाँ दीदी। तो किसान भैया, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो पूछ ले। अरे बहुत बड़का समस्या है दीदी। वो क्या? एकदम गर्मा धान में कीट और उकर प्रबंधन कर कैसे करब, का करब से कोनो बुझावे नहीं करत हो। हाँ ये बात है। हाँ। तो इसके लिए तो हमें अपने विशेषज्ञ के पास चलना होगा। तो आइए मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की टॉपिक आपके लिए हमने जो चुना है वो है गर्मा धान में लगने वाले रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक वैज्ञानिक मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव कुमार। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और सभी किसान भाई को नमस्कार। डॉक्टर साहब, गर्मा धान लग चुका है, अभी सबसे अहम बात है कि कौन कौन से रोग लगते हैं और हमारे किसान भाई कैसे पहचाने, क्या लक्षण है उसका कि पहचाने कि ये रोग लग चुका है। धान का बिचड़ा की तैयारी कर चुके हैं और कहीं कहीं पे धान की रुपाई भी शुरू हो गई है और कुछ किसान भाई खेत की तैयारी कर रहे हैं। जो किसान भाई अभी अपने खेत का बिचड़ा नहीं उखा रहे हैं, उन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेत में बिचड़ा उखाड़ने से करीब 4-5 दिन पहले बाज़ार में कार्बोफ्यूरॉन 3G कीटनाशक दवाई मिलती है, उसकी 300 ग्राम मात्रा 100 स्क्वायर मीटर में, अर्थात 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ाई जो बीज स्थली है उसमें छिड़काव कर दें। इससे जो है शुरुआत में जो कीट का प्रकोप होता है या धान का बिचड़ा लगा देने के बाद शुरू में जो कीड़ों का प्रकोप होता है उससे जो है धान को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ किसान भाई बिचड़ा उखाड़ने से पहले धान के बिचड़े के पत्तियों को थोड़ा ध्यान से अवलोकन कर ले, देख लें और देखें कि पत्तियों के ऊपर में छोटे छोटे भूरे धब्बे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इस धब्बे का प्रकोप धान के बिचड़े पर रहेगा और ज़्यादा फैलाव होगा तो
पत्ता जो है वो झुलसने की संभावना है। ऐसे स्थिति में किसान भाई कार्बानडाजिम जो कि बाज़ार में कई व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे बेविस्टिन है, अनुस्टिन है, डेरोसल है आदि नामों से उपलब्ध है, उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके बिचड़े के ऊपर में हम लोग छिड़काव कर देते हैं। इससे बीमारी का फैलाव जो है वह रुक जाता है। साथ ही साथ धान का जो बिचड़ा है जब रोप देते हैं, रोपने के बाद खेत में जो है इस बीमारी का फैलाव भी जो है वह जो है रुक जाता है। जहाँ तक कीट और बीमारी के प्रबंधन की बात है तो धान लगाने के बाद अगर जो किसान भाई ये उपचार नहीं कर पाए हैं किसी कारण से और धान की जो है वो रोपाई कर दिए हैं, तो खेत की रोपाई कर दिए हैं तो कार्बोफ्यूरॉन जो कीटनाशक दवाई का अभी हमने नाम लिया उसकी 30 किलो प्रति हेक्टेयर का दर से या फोरेट 10G 10G का करके बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में छिड़काव कर दें। साथ ही उस धब्बे का अगर प्रकोप दिखाई दे रहा है तो जो कार्बानडाजिम दवाई हमने अभी चर्चा की है उसको अवश्य रख दें ताकि बीमारी का फैलाव नहीं हो। धान रोपने के कुछ दिन के बाद जो कलियां निकलने का समय होता है उस समय किसान भाई देखेंगे कि जो कीड़े हैं वो धान के फसल को जड़ के नज़दीक से काट देते हैं और कभी कभी उसका गाभा जो है वो सूख जाता है और अगर उसको हम धीरे से खींचते हैं तो आसानी से खिंचा जाता है। वो तना छेदक का प्रकोप है। तो जो किसान भाई बीजस्थली में जो दानेदार दवाई का प्रयोग कर चुके हैं उनके खेत में इस कीड़े का प्रकोप होने की संभावना कम रहती है, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं उनके खेत में इसका प्रकोप होने का संभावना है। तो दानेदार कीटनाशक का किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे तरल जो दवाई है बाज़ार में क्विनोलफॉस का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसकी 1.5 ml मात्रा जो है वो प्रति लीटर के हिसाब से हम घोल बना करके किसानों को सलाह देते हैं छिड़कने के लिए। इससे जो है इस कीड़े का प्रकोप कम हो जाता है। चूँकि गर्मा धान में कीड़े का प्रकोप जो है वो खरीफ वाले धान से ज़्यादा होता है। तो धान के बढ़वार के साथ किसान भाई देखेंगे कि जब धान थोड़ा बड़ा हो गया है, कलियां निकल गई है, तो पत्ते का जो ऊपर का जो भाग है उसको जो है कीड़ा लपेट करके गोल कर देता है। अगर ऐसी स्थिति है तो कोई भी कांटेदार जो पेड़ की डाली होती है जैसे बेर का हो गया जिसमें तो छोटा छोटा कांटा हो, उसको ले करके धान के ऊपर से हम उसको एक बार दाएं साइड से दूसरी बार बाएं साइड से दोनों तरफ से हम लोग चलाते हैं, जैसे झाड़ू देते हैं उसी तरह से उसके ऊपर में झाड़ू देते हैं ताकि जो कांटा है उससे ऊपर का हिस्सा जो है वो चिरा जाए और उसके अंदर में जो कीड़ा है उसको खोल करके देखेंगे तो छोटा लंबा और हरे रंग का पिल्लू दिखाई देता है। वो जो है पानी में गिर जाता है और मर जाता है। दूसरा जो कीट का प्रकोप इस अवस्था में दिखाई देता है वो पत्ते को जो है ऊपर से काट देता है। और ऐसे स्थिति में दूर से अगर हम खेत को देखते हैं तो हमें लगता है कि पूरे खेत में जो है चूने का जैसे भुड़काव कर दिए हैं, सफ़ेद दिखाई देता है। ऐसे स्थिति में केरासन तेल में रस्सी को जूट के रस्सी को डुबा करके और पत्ते के नज़दीक से सटाते हुए उसको पार करते हैं। इससे जो कीड़ा है जो पत्ते से लगे हुए झूलते रहते हैं वो पानी में गिर जाते हैं। लेकिन केरासन तेल का पत्ते के संपर्क में आने से पत्ती का ऊपर का भाग जो है जहाँ तक केरासन तेल से पत्तियाँ भींगी है वो सफ़ेद हो जाता है। इसलिए किसान भाई को इससे घबराना नहीं है। और पत्तियाँ जब उससे लटकती हुई नीचे गिर जाती है तो उस खेत का पानी को हम लोग एक किनारे से किसान भाई को इस बात का अनुभव रहता है कि खेत का किस भाग से हम पानी काटेंगे कि पूरा पानी निकल जाएगा। उस किनारे में खेत के पानी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान देते हैं कि जो पानी निकलता है वहाँ पे कोई पुराना टोकरी या कोई मच्छरदानी का टुकड़ा जो अक्सर गांव में देखा जाता है मछली पकड़ने के काम में किसान भाई लाते हैं उसको लगा देते हैं ताकि जो पत्तियाँ पानी के ऊपर में गिरी हुई है पानी के साथ बह करके दूसरे खेत में नहीं जाए और उस टोकरी में फंस जाता है। उसको हम लोग इकट्ठा करके ज़मीन में गिरा देते हैं। साथ ही साथ
इस अवस्था में पत्तियों पे लंबे आँख के आकार या नाव के आकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे कि पत्तियां झुलस जाती है। क्योंकि झुलसने की समस्या धान में अक्सर दिखाई देती है। तो जो है शुरू में अगर बीज उपचार कर दिए हैं या बीज स्थली में जो कार्बनडाजिम है उसका अगर छिड़काव किए हैं तो लगभग 1 महीना तक इस बीमारी का प्रकोप कम होता है। लेकिन पौधे के बढ़वार के साथ इस बीमारी का भी प्रकोप होता है। ऐसे स्थिति में कार्बनडाजिम या ट्राइसाइक्लोजोल का जो है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम लोग छिड़काव करते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। गर्मा धान में जितने भी रोग हैं और जितने भी कीड़े हैं सबों का निदान इन्होंने बता दिया। आशा ही नहीं, मैं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप अपने इस जानकारी से अपने फसलों को बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार। तो अच्छी लगी ना ये जानकारी आप लोगों को? हाँ दीदी, हमको तो अच्छा लगबे किया, लेकिन ये आदमी से पूछिए, बुझा लो न जी, तोड़ लगे कम दिमाग रखिए लगा हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो क्या अब हम अपने किसान भाई बहनों से विदा लें? अरे रुको दीदी, तनी ईमान के पता उता लिखवा दो। अच्छा हाँ, तो किसनदा हम लिखवा देते हैं ना। हाँ। तो हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी के साथ भाइयों बहनों, हम लोगों को विदा दीजिए। हम अगले अंक में आपको फिर से नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। जोहार।